हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट एनसीईआरटी कवर की है और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको और कहीं से भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब ये है कि जब हम कंट्री की पूरी डेवलपमेंट देखेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट देखेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी कंट्री में पैसा आया है कि नहीं। नो डाउट पैसा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन इसके साथ हम ये देखेंगे क्या हमारी कंट्री में जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो पूरी हो रही हैं, क्या लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, क्या लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी है, क्या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, रोड्स अच्छी हैं, क्या हमारे लोग खुश हैं या नहीं हैं। फिर हम एक कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री कंसीडर करेंगे। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं जज करेंगे कि कंट्री डेवलप्ड है या कंट्री डेवलप्ड नहीं है। इस चैप्टर में हम यही सब बातें इन डिटेल स्टडी करेंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर बंदे के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग होंगे। आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे, मेरे लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे, किसी और बंदे के लिए डेवलपमेंट गोल्स जो कि हैं अलग होंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो अ पर्सन लिविंग इन अ पॉवर्टी, जो बंदा गरीबी में रह रहा है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसकी इनकम बढ़ जाए, उसे जो बेसिक नेसेसिटी हैं लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर उसको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो उसके लिए ये चीज़ डेवलपमेंट है। लेकिन जो बंदा जिसके पास ये स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हैं, वो कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रहा है, उसके जो गोल्स हैं वो क्या होंगे। उसको ये है कि उसको बेटर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके पास नए नए करियर ऑप्शंस हों, उसके पास फ्री टाइम हो, वो यूरोप जा सके। हर एक बंदे के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल और करते हैं, जो रीजन वाइज डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं। मान लो एक बंदा जो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में रह रहा है, उसको ये है कि भाई हमारे गांव में अच्छी रोड्स हों, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर आए, वाटर सप्लाई प्रॉपर आए। लेकिन जो बंदा अर्बन एरियाज में, शहर के एरिया में रह रहा है, उसको ये है कि हमारे शहर में भाई पोल्यूशन कम हो जाए, जो फैक्ट्रीज हैं वो कंट्री साइड पे जाके लगे, हमारे पास प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारे पास हमारे बच्चे के लिए अच्छे स्कूल्स हों। हर एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग होंगे। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स करें, अगर मान लो एक बंदा लैंडलेस रूरल लेबरर है तो उसको ये है कि मुझे काम मिलता रहे, मतलब कि साल के 12 महीने मुझे काम मिलता रहे। जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हो भाई मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है, हर एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग होंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। भाई एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे बंदे के लिए बर्बादी भी हो सकती है। आप बोलोगे कैसे? चलो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देख लो। अब देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास अगर एक शहर में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, हम बोलेंगे देखिए भाई हमारी स्टेट में तो बहुत पैसा आ रहा है, हमारे पास इतनी इंडस्ट्री आ रही है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, जॉब्स आएंगी। लेकिन जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बड़ी परेशानी होगी, जिसके आसपास वो फैक्ट्रीज लगेगी, क्योंकि फैक्ट्रीज का धुआं जाएगा उनके घर में। जो फैक्ट्रीज से जो मतलब के गंदा पानी है वो रिवर्स में डालेंगे, तो ये लोकल कम्युनिटीज़ के लिए डिस्ट्रक्शन होगी। एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिली, स्टेट में पैसा आया, नो डाउट वो डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी साइड पे वो डिस्ट्रक्शन भी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए। अब जब सेकंड एग्जांपल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर मान लो हम हाईवेज बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलिटी बढ़ी, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ा? हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ा। क्योंकि उससे क्या होगा बेटा कि उससे पेड़ काटेंगे हम तो हमारी जो डिफॉरेस्टेशन से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और भी गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारे नुकसान होंगे।
अब थर्ड हम पढ़ेंगे टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में। अब अगर मान लो टूरिज्म आ रहा है तो जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं, कंट्री का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक ओवर क्राउडिंग का जो इशू है वो हो जाएगा, हमारा नेचुरल हैबिटेट भी क्या होगा, ख़राब होगा, वहाँ का जो कल्चर है वो भी एक्सप्लॉइट होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेवलपमेंट, अगर आपके लिए वो डेवलपमेंट है मेरे लिए भी वो डेवलपमेंट हो। एक बंदे के लिए डेवलपमेंट या एक कम्युनिटी के लिए वो डेवलपमेंट, दूसरी साइड के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। सबसे पहले हम इनकम को एज अ गोल स्टडी करेंगे। इनकम इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल सही बात है कि इनकम प्राइमरी गोल है ज़्यादातर बंदों के लिए। क्यों है? क्योंकि इनकम से ही हम, पैसे से ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हमें बेटर एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी, और हमारी जो लग्जरीज हैं लाइक गाड़ी बंगला, वो हमारा इनकम से क्या होगा, अचीव होगा। लेकिन कुछ नॉन इनकम गोल्स भी होते हैं। नो डाउट इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन इनकम गोल्स भी हैं। जैसे कि हमें क्या होगा कि हमारा जो करियर है, हम किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें, हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि हम 24 घंटे काम करते रहें, हमारे पास हमारे ऑल कंफर्ट्स के लिए टाइम ही ना बचे। हमारा सोशल स्टेटस हो, मतलब मार्केट में हमारी रिस्पेक्ट हो, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, हम अपनी कम्युनिटी में भी जाके बैठें, कि हम सिर्फ इनकम गोल ही नहीं देखेंगे और हम सिर्फ नॉन इनकम गोल्स को ही देखेंगे, हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे। दैट्स व्हाई वी सेड दैट डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। हम दोनों गोल्स को देखेंगे, इनकम को भी देखेंगे और नॉन इनकम गोल्स को भी देखेंगे। नेशनल डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? जब हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं कि हमारी कंट्री में क्या डेवलपमेंट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या हमारी पॉवर्टी रिडक्शन हुई है, गरीबी कम हुई है, हमारी इन्वायरमेंट कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, हमने कैसे कैसे हमारी कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है, वही हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। दैट नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ अ कंट्री and its citizens over time. It involves various factors such as economic growth, poverty reduction, human development and environmental sustainability. तो मतलब हमारी कंट्री में पॉवर्टी रिडक्शन हुई है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तभी हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री में नेशनल डेवलपमेंट हुई है। लेकिन एक बात अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना, दैट हर एक बंदे के लिए नेशनल डेवलपमेंट अलग है। अब जैसे देखिए, किसी बंदे को लगेगा कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो गया है, उससे हमारी नेशनल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बोलेगा कि हमारी कंट्री में अभी तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं हमारी कंट्री को नेशनल डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं करूँगा। तो हर एक बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है नेशनल डेवलपमेंट को लेके। चलो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कहते हैं दो कंट्रीज या दो स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हम इनकम को सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर करते हैं। जो कंट्री हायर इनकम वाली है उसको हम ज़्यादा डेवलप्ड कह देते हैं, किस कंट्री से जिसकी जो इनकम है वो कम है। तो अब आप बोलोगे कि भैया व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री, कि इनकम ऑफ द कंट्री क्या होती है। इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जब हम कंट्री के पूरे रेजिडेंट्स की टोटल इनकम काउंट कर लेंगे उसको हम इनकम ऑफ द कंट्री बोलेंगे। अब देखिए, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब जैसे इंडिया में रहते हो, इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ और यूएसए की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़। तो हम दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहां पे 34 करोड़ बंदे इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे 150 करोड़ बंदे इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तो फिर हमारी पार्शियलिटी होगी। तो इसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? इसको हम एवरेज इनकम भी बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक पूरे एरिया की टोटल इनकम ले लेते हैं और उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं। टोटल इनकम ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो हम कंपेयर कर लेंगे कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है उस कंट्री से जिसकी पर कैपिटा इनकम जो कि है कम है। सो पर कैपिटा इनकम एक क्राइटेरिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के
अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जाती हैं ये देखने के लिए कि एक कंट्री हाई इनकम कंट्री है कि लो इनकम कंट्री है। जैसे कि हम 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो जिस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 49,300 यूएस डॉलर है पर एनम, उसको हम हाई इनकम कंसीडर करते हैं। मतलब इससे या तो 49,300 हो या उससे ज़्यादा हो। जिस कंट्री की इनकम 2,500 यूएस डॉलर से 2,500 यूएस डॉलर हो या उससे कम हो उसको हम लो इनकम कंसीडर करेंगे। जैसे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 6,700 पर एनम यूएस डॉलर है, तो इसे हम लो मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे इंडिया को। जैसे अब हमने ये स्टडी कर लिया पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट, तो यहाँ पे ना एक बड़ी फेमस क्वेश्चन है जो आता होता है दैट एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। ये बिल्कुल सही बात है कि ये अच्छा कंपैरिजन का मेथड है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, दो कंट्री से एग्जांपल ली है, कंट्री ए के एग्जांपल और कंट्री बी के एग्जांपल। कंट्री में जब हम देखते हैं तो इसमें भी 5 पर्सन्स है, कंट्री बी में हमने 5 पर्सन्स लिए। कंट्री ए में जो फर्स्ट पर्सन की इनकम है वो 9,500 है, सेकंड की 10,500 है, थर्ड की 9,800 है, फोर्थ की 10,000 है और फिफ्थ की 10,200 है। टोटल इनकम कितनी होगी 50,000। 5 बंदे हैं, 5 से डिवाइड किया तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कितनी आ गई 10,000। अब हम कंट्री बी को देखते हैं, उसमें क्या है कि पहले 4 बंदों की 500 इनकम है और फिफ्थ बंदे की 48,000 इनकम है। टोटल इनकम कितनी होगी 50,000 और पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई 10,000। अब देखिए जो कंट्री ए है वो तो अच्छा डिसीजन दे रही है, वहां पे पर कैपिटा इनकम को एक हम अच्छा मेजर मान सकते हैं कंपैरिजन का। लेकिन कंट्री बी में सिर्फ एक बंदे की इनकम ने जो कि एक्सट्रीम रिच है और बाकी कंट्री जो है वो एक्सट्रीम पुअर है, तो फिर भी जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 शो करवा दी, जो कि एक एप्रोप्रिएट मेजर शो नहीं करती पर कैपिटा इनकम को। सो किसी किसी कंट्री में तो जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा मेजर है शो करने का, लेकिन किसी किसी जगह में जो पर कैपिटा इनकम है वो अपने अंदर डिस्पैरिटीज छुपा लेती है कि अगर मान लो एक कोई एक्सट्रीम फिगर आ जाए तो उससे सारा सिस्टम हिल जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं व्हाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। हमें ये नहीं पता कि हर बंदे के पास कितनी इनकम है। उसमें यह भी हो सकता है कि एक बंदा जो कि बहुत गरीब हो लेकिन एक बंदा बहुत अमीर हो और दोनों की जो एवरेज इनकम है वो कहीं भी उनके आसपास भी ना निकलती हो। तो दैट्स वाई जो एवरेजेस हैं दे यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। चलो हम पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईएमआर के बारे में। व्हाट इज आईएमआर? आईएमआर इज अ वे टू मेजर द नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर दे टर्न 1 ईयर ओल्ड आउट ऑफ एवरी 1,000 बेबीज बोर्न। अब इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर साल में कितने बच्चे 1 साल होने से पहले जो कि मर गए हैं। मतलब कि इसका हम एक मतलब के रेशो निकालते हैं कि 1000 बेबीज़ के पीछे कितने बच्चे डाई हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये होती है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। अब सेकंड होती है लिटरेसी रेट। तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति कितने एक कंट्री में वो भी देखेंगे। तो लिटरेसी रेट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एबल टू रीड एंड राइट इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन हु आर इन 7 और अबव एज ग्रुप। हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने बंदे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं जिनकी एज 7 साल या उससे ज़्यादा है। उससे हम लिटरेसी रेट पता कर लेंगे कंट्री की। अब हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशो? इट इज अ टोटल ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इसमें हम ये देखेंगे कि जो मतलब कितने बच्चे जो 14-15 साल एज ग्रुप तक के हैं वो स्कूल जा रहे हैं अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के कंपैरिजन में। कि अगर मान लो कि 1000 बच्चे हैं तो पूरे कंट्री में, ये एक आर्बिट्रेरी फिगर ले रहा हूँ, 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। इसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। अब ये ग्राफ है जिसमें हमने
ये 2019 की फिगर्स हैं, तो और 2021 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हमने ली हैं। तो कोविड से पहले का जो सर्वे था इसमें देखा गया है कि मतलब कि अलग अलग स्टेट्स की जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी होगी। ये फिगर्स चेंज होती रहती हैं ईयर बाय ईयर। हमने एनसीईआरटी में जो फिगर्स है उस अकॉर्डिंग हमने ये डाटा लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है इस फिगर के, इस ग्राफ के, इस मैप के अकॉर्डिंग। चलो अब हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमारे सिटीजन्स को, कंट्री के सिटीजन्स को, उनके वेलफेयर के लिए। और ये सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी लो कॉस्ट, जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमें पता है कि जो मनी है, हम मनी से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। क्या हम मनी से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? क्या हम मनी से अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, कि मतलब मान लो कि मेडिसिन में कुछ मिक्सिंग ना हो, मेडिसिन की प्रॉपर जांच हुई हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना, प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। हमें प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स खोलना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देना, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज़ को, इन सभी बेसिक फैसिलिटीज़ को जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमें प्रोवाइड करना, उनको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या होगी? हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया। तो ये सभी सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती हैं उनके बेनिफिट। The provision of public facilities is an important aspect of development as it helps to improve the quality of life of citizens and promote economic growth। इससे बेटा क्या होता है, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं उससे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रमोशन होती है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर असेसेबल, कि ये सभी बंदों तक पहुंच सकें और अफोर्डेबल फॉर ऑल सिटीजन, सभी बंदे इसको अफोर्ड कर सकें और ये ज़्यादा महंगी ना हो। एंड इट कैन डू सो थ्रू वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट्स काफ़ी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाती है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2014 में, कि हमारी कंट्री को हमने क्लीन करना है। और नेशनल हेल्थ मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि हम मतलब कि सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। और सर्व शिक्षा अभियान हमने लॉन्च किया था ताकि हम सभी तक एजुकेशन पहुंचा सकें, सभी इंडियंस तक। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट वाई केरला हैज़ लो IMR, कि केरला में इतनी कम IMR क्यों है, कि केरला में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कम क्यों है। जैसे हमें पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में कि जो IMR है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होती है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले कितने बच्चे जो कि मर रहे हैं, मतलब कि अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले, जितने इन्फेंट्स हैं। हमने यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है, हरियाणा में 30 है IMR, केरला में 7 है, बिहार में 32 है। तो केरला में इतनी कम IMR क्यों है बेटा? इसके पीछे एक रीज़न है कि वहाँ पे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और वहाँ पे क्या है बेटा कि जो PDS शॉप्स हैं, PDS शॉप्स क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जो पुअर पीपल है ना, उनको सस्ते रेटों पे राशन प्रोवाइड करवाना, मतलब बहुत कम प्राइस पे वो राशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो जो पुअर पीपल हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है एट वेरी लो कॉस्ट और एट फ्री कॉस्ट। तो जिस स्टेट में जो लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उस स्टेट्स में ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर मतलब वैक्सीनेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उस स्टेट में या उस कंट्री में IMR भी कम होगी और उस कंट्री की, उस स्टेट की लिटरेसी रेट भी अच्छी होगी और बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो किसी स्टेट या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी पैरामीटर है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट एक एनुअल रिपोर्ट है बेटा, जो UNDP पब्लिश करता है। UNDP क्या है? UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है
तीन बेसिस पे, तीन डिमेंशंस पे। वो तीन डिमेंशंस कौन सी हैं? उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और पर कैपिटा इनकम। और ये एक वाइड एक्सपेक्ट है मेजर करने का डेवलपमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ को भी कंसीडर कर रहे हैं, हम एजुकेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं और पर कैपिटा इनकम को कंसीडर कर रहे हैं। अर्लियर हमने देखा था कि हमने सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्री या स्टेट्स को कंपेयर किया था, जो कि जिसमें डाटा में डिस्पैरिटीज़ थी। लेकिन जिस कंट्री में या जिस स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम तीनों अच्छी होंगी, उस कंट्री या स्टेट को हम डेवलप्ड या डेवलपिंग अच्छे से बता सकते हैं। अब ये HDI रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, और जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इजीली देख सकते हैं कि हमें इस एरिया में प्रोग्रेस की ज़रूरत है। हमारी स्टेट या कंट्री एजुकेशन, हेल्थ या पर कैपिटा इनकम जिस एरिया में पीछे होगी, हमें उस एरिया में आगे आने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। और जो UNDP है बेटा, वो HDI रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, और काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जिसमें पॉवर्टी इंडेक्स दिखता है कि कितने देश गरीबी रेखा से नीचे रहे, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। वो देखता है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, GDI देखता है। तो काफ़ी रिपोर्ट्स वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे निकालता है। जैसे अब यहाँ पे UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इट रैंक्स 189 कंट्रीज़ इन ऑल। ये तो कितनी कंट्रीज़ इनके साथ अटैच हैं? 189 कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम में हमने पढ़ा है एवरेज इनकम, जिसको हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इसका मतलब क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ मॉर्टलिटी पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ रिमेन कांस्टेंट इन द फ्यूचर। कि ऑन एन एवरेज एक बंदा पैदा होने के बाद वो कितने साल जी सकता है उस कंट्री की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि 60 ईयर्स जिएगा, 70, ये एक एवरेज फिगर होती है। अब हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही मेन टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। कहते हैं हमने प्रेजेंट जनरेशंस की नीड्स तो फुलफिल करनी है, लेकिन हमने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। ये ना हो कि प्रेजेंट्स की नीड फुलफिल करते करते हमारे पास फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज ही ना बचे। तो मतलब कि हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए। जैसे मैंने कि लिखा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने उनसे बोरो किया है हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए। तो अब हम इसमें दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो हमारी NCERT में भी गिवन है, बड़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। पहली है ग्राउंड वाटर का केस इन इंडिया में। तो ग्राउंड वाटर हमें पता है बेटा कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, स्पेशली स्टेट्स लाइक पंजाब, जो एग्रेरियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे तो ग्राउंड वाटर का लेवल डेंजर लेवल से भी नीचे चला गया है। अब हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, हम ये स्टडी करेंगे। हमें पता है बेटा कि हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, वेल्स में, और हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वाटर की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से हम ग्राउंड वाटर का मोर देन रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे। इवन दो कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़? कहते क्या हम बिना ओवर यूज़ किए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ वी प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतनी उसकी रिफाइनिंग की भी प्रोविजंस बनाएं। हम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको बचाने पे भी ध्यान दें, कंजर्वेशन पे भी ध्यान दें, हम सिर्फ उनका मिसयूज़ ना करते रहें। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि हमें सिर्फ मिसयूज़ नहीं करना है, बस उसको बचाना भी है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरिया ऑफ UNDP एंड वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से डेवलपमेंट को बताती हैं। सबसे पहले हम UNDP के बारे में पढ़ रहे हैं। UNDP क्या है? UNDP हैज़ टेकन एजुकेशन, हेल्थ
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अदर कंपोनेंट्स एज अ बेस ऑफ फॉर डेवलपमेंट। इसने अलग अलग कंपोनेंट्स को बेस माने डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ आ गया है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बेस मानता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो यूएनडीपी है वो क्या करता है, वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि वो हर अलग अलग कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहा है और कंप्लीट स्टडी के बेसिस पे डेवलप्ड और डेवलपिंग बताता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो एक नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बेस ले रहा है, इनकम को बेस ले रहा है। यूएनडीपी में इंडिया का रैंक 132nd रैंक है और ये कंट्रीज़ को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक है वो जस्ट रैंक करता है कि वो लो इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है और हाई इनकम कंट्री है। वो मतलब कि ऐसे मीन्स रैंक नहीं करता कंट्रीज़ को, बस वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखिए, इससे हमारा जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आप इस पीपीटी को ध्यान से 2-3 बार देखिए और इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो भी मोर देन सफिशिएंट है आपकी ये वीडियो। ये 1 शॉट वीडियो थी पूरे चैप्टर की। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू।